क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट आर्टिकल, लेकिन ढंग से नहीं समझने से बहुत डिफिकल्ट लगता है। और जब भी कोई न्यूमेरिकल में क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे क्लास 12 में आएगा, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म चैप्टर में हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट ही चलेगा, तो बच्चों को बड़ा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यू कैनॉट ड्रॉ देम ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, मे बी इनवर्ड मे बी आउटवर्ड। ठीक है, तो इसीलिए इमेजिन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। एक्सवाई प्लेन बना देने से इमेजिनेशन आसान हो जाता है। लेट अस प्रोसीड। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स फाइनल रिजल्ट, नाम से ही पता चलता है। प्रोडक्ट मीन्स फाइनल रिजल्ट। व्हाट वाज द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्कूल? हाँ, दीज आर द बच्चे जिनको अच्छा रिजल्ट मिला, प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हुआ द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी ए वेक्टर। पहले भी हम देख चुके हैं कि हम जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हमारे पास दो चॉइस रहता है। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई वेक्टर ए विथ वेक्टर बी, तो कोई अगर कहेगा मल्टीप्लाई दिस टू वेक्टर्स, यू जस्ट कैन नॉट मल्टीप्लाई। आपको मम्मी देगी ये आलू को थोड़ा काट दो, आप पूछोगे क्या बनाना है? चिप्स बनाना है, फिंगर चिप्स, तो ऐसे 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 काटेंगे। नहीं सिर्फ बॉयल करना है तो सिर्फ 2 टुकड़ा कर देंगे। नहीं मसलना है या फिर छोटे छोटे जीरा देके फ्राई करना है तो छोटे छोटे क्यूबिकल काटने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली इसको काटते हैं। सिमिलरली जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी चाहिए, वी वांट द प्रोडक्ट टू बी स्केलर, वी गो फॉर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अगर ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है टू गेट ए वेक्टर क्वांटिटी एज रिजल्ट, देन वी गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। जस्ट सिंबल का अंतर है, तरीका अलग अलग है दोनों का। ठीक है, तो चलो सीधा लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करते हैं। Whenever two vectors are to be multiplied so as to get a vector quantity as result, vector quantity as result, we go for क्रॉस प्रोडक्ट। कब करेंगे? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है सो एज टू गेट ए वेक्टर क्वांटिटी एज रिजल्ट। आपको कहा गया कोई एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है s, उसके ऊपर फोर्स आया F, मल्टीप्लाई दिस टू वेक्टर्स। आपको कहे भाई क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हमें वार्क निकालना है। ओ वार्क निकालना है, वार्क तो स्केलर क्वांटिटी है, विल राइट s डॉट f। नहीं, हमें निकालना है व्हाट इज द टॉर्क क्रिएटेड बाय दैट फोर्स, और हमें मालूम है कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेम दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो s क्रॉस f लिखेंगे। s will be the position vector of the point of application of force with respect to the axis of rotation। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली वी गो फॉर द टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर a और b दो वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। और नंबर 2, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a and वेक्टर b is written as a cross b
such that magnitude of A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta, magnitude of A into magnitude of B into sin theta, where theta is angle between वेक्टर A एंड B। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, cos थीटा होता था, पर यहां पर क्या हो रहा है, sin थीटा। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन के बारे में कुछ सोचना है और समझना है। डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज गिवन बाय राइट थ्रेडेड कॉर्क स्क्रू रूल। राइट थ्रेडेड कॉर्क स्क्रू रूल। हम लोग सारे मोस्टली बहुत कम लोग लेफ्टी रहते हैं, बाकी लोग राइट हैंड से ही सारा काम करते हैं। और हम लोगों का एक यूजुअल है, चाहे वो आपका पेन का कैप हो या वाटर टैप हो, कोई भी चीज को अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे वो लॉक होता है। ध्यान रहे, कोई नॉट बोल्ट अरेंजमेंट है, खोलना है आपको, टाइट है, किधर से मुड़ने से खुलेगा नहीं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट होगा, क्लॉक साउंड्स लाइक लॉक। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलता है। देख लेना आप पानी के टैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे खुलेगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे बंद होगा। पेन का कैप को क्लॉकवाइज घुमाओगे खुलेगा, सॉरी लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे खुलेगा। तो ये हो गया राइट थ्रेडेड रूल, राइट थ्रेडेड कॉर्क स्क्रू रूल। नाम दिए हैं अंग्रेज लोग तो हम लोग बोल देते हैं, पर चीजें काफी सिंपल है। क्या कहता है रूल, क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज perpendicular to vector A and vector B, that is, सोचो कि ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, और सोचो कि इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इनका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, AB sin थीटा, फॉर्मूला मालूम है। A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू A एंड परपेंडिकुलर टू B। सोचो तो A को परपेंडिकुलर होगा तो B को नहीं होगा, B को परपेंडिकुलर होगा तो A को नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए वेक्टर कि वो A को भी परपेंडिकुलर होगा, B को भी परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर ये वेक्टर बाहर की तरफ हुआ या फिर अंदर की तरफ हुआ तो दोनों ही केस में ये दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। सो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A and B, that is perpendicular to plane containing two vectors। ठीक है, पता चल गया कि लॉ का जो राइट थ्रेडेड कॉर्क स्क्रू रूल है उसका पहला पार्ट कहता है कि जो A क्रॉस B होगा वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन की समाप्ति नहीं हुआ, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो कैसे करेंगे वो जानने के लिए इसे व्हेन ए राइट थ्रेडेड स्क्रू held at O in a perpendicular to A and B and rotated from A to B through स्मॉलर एंगल बिटवीन, सारा वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर एंगल बिटवीन
A and B, then इधर लिखेंगे then direction of advance of screw gives the direction of A क्रॉस B। कितना लंबा डेफिनेशन है और कितना टिपिकल है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो दोबारा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ जाओगे तो दोबारा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B। A और B के बीच में दो एंगल है। आप अगर कहोगे A और B के बीच में एंगल 60 है, चलेगा। एंगल 300 है, वो भी चलेगा। बट द स्मॉलर एंगल इज दिस। आपको करना क्या है, यू टेक ए राइट थ्रेडेड स्क्रू। सारा का सारा स्क्रू राइट थ्रेडेड होते हैं। कुछ जगह इंटेलिजेंटली लोग लेफ्ट थ्रेडेड स्क्रू यूज करते हैं, जैसे रेलवे में खुला पड़ा रहता है ना, कोई भी ले सकता है कुछ भी उठा के। इसलिए जो नॉर्मल है हमारा करने का तरीका, अंकित आई मीन क्लास, डोंट डिस्टर्ब नाउ। तो रेलवे में क्या होता है, सारा चीज खुले में पड़ा रहता है। तो खुले में पड़ा रहता है, तो जब हम कोई जो आएगा, कोई अगर चोरी करने के चक्कर में जल्दी जल्दी खोल के लेने के चक्कर में रहेगा तो ज्यादा टाइट कर बैठेगा, ठीक है ना। तो कुछ जगह इंटेंशनली इसे बताया जाता है, ये सीक्रेट से रेलवे का। अब ये पब्लिक हो जाएगा तो फिर तो गया, खुलने वाले भी उल्टा खुल के ले जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यूजुअली सारा जो स्क्रू होते हैं राइट थ्रेडेड होते हैं। तो क्या कहता है, व्हेन ए राइट थ्रेडेड स्क्रू हेल्ड एट O, O मतलब ये कॉमन पॉइंट, परपेंडिकुलर टू A एंड B, मतलब A से, ठीक है, एंड रोटेटेड फ्रॉम A टू B, A से B तक घुमाना है। कैसे, ये A से भी घुमाएंगे तो A से B तक जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो A से घुमाएंगे तब भी A से B तक जाएगा। थ्रू स्मॉलर एंगल बिटवीन A एंड B, दोनों के बीच में छोटा एंगल ये है। तो देखो ये एक स्क्रू है, इसको मैं घुमा रहा हूं, ये घुमाया, ये घुमाया, A से B तरफ घुमा रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे खोल रहा हूं, क्या हो रहा है, ये तो बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एडवांस, डायरेक्शन ऑफ एडवांस इज आउटवर्ड, मतलब A क्रॉस B विल बी आउटवर्ड। समझ में आया। When a right threaded screw held at O in a direction perpendicular to the plane is rotated from A to B through the smaller angle between them, then to find the direction of advance। वो जैसे एडवांस कर रहा है, किधर जा रहा है, देखो तो ये खुल रहा है, खुलते खुलते बाहर आ गया, तो हम कहेंगे A क्रॉस B आउटवर्ड। लगे हाथ ये सोचते, अगर हम निकालना चाहेंगे B क्रॉस है तो क्या कहेंगे, इट इज टू बी रोटेटेड फ्रॉम B टू A। B टू A रोटेट करो, B टू A रोटेट करो तो क्या हो रहा है, देखो B टू A रोटेट कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे B टू A रोटेट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये तो अंदर गया, टाइट हो गया, अंदर गया, मतलब B क्रॉस A इज इनवर्स, है ना। समझने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन हरदम आपके पास ऐसा पेन होना चाहिए जानने के लिए। और आजकल तो बच्चे 2 रुपया वाला यूज एंड थ्रो यूज करते हैं, कितना भी मोड़ो ना खुलेगा ना बंद होगा, बेचारे फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको दूसरा एक आसान मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो हियर जो रूल समझ में आया, A क्रॉस B इज आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, विथ ए डॉट मार्क, दिस इज कमिंग आउट। B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या हुआ, इनवर्ड। इसको कैसे सिंबलाइज करते हैं, बाय ए क्रॉस मार्क। एनी वेक्टर गोइंग इनवर्ड इज ट्रीटेड एज ए क्रॉस मार्क। लॉजिक है इसके पीछे, ये लॉजिक है, इट इज इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन। इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन, हम कहते हैं कि वेक्टर है ना, तो कोई वेक्टर को हम एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है कोई वेक्टर, ऐसे एरो मार्क। अब सोचो, अगर आप ये वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, आप इधर से देख रहे हो, समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आपको क्या दिखेगा, जस्ट ए डॉट, है ना।
कोई वेक्टर मान लो आपसे दूर जा रहा है, आप देख रहे हो, क्या दिखेगा? ए स्टार, एक क्रॉस मार्क, स्टार दिखेगा। इसलिए जो चीज दूर जा रहा है आपसे वो दिखेगा आपको स्टार मार्क, जो आपकी तरफ आ रहा है वो दिखेगा डॉट मार्क। ये हर जगह साइन कन्वेंशन चलता है। इवन आप स्टेशन पे जाओगे तो कोई ट्रेन खड़ा है, आपको कैसे पता चलेगा वो किधर जाने वाला है? इधर जाने वाला है कि उधर जाने वाला है? आप देखोगे जिधर जाने वाला होगा उधर एक डॉट मार्क होगा फ्लोरोसेंट कलर का, दूर से देखिए पता चलेगा डॉट दिख रहा है मतलब ट्रेन आ रहा है। अब जो पीछे रहेगा ट्रेन का पीछे एक बड़ा सा क्रॉस मार्क रहेगा मतलब ट्रेन जा रहा है। आपको क्रॉस मार्क दिख रहा है ट्रेन का मतलब ट्रेन इज गोइंग अवे, डॉट मार्क दिख रहा है मतलब ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। सो इट्स ए इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन। तो आपको याद रखना बहुत आसान हो गया। When the vector is going away from you, you take it cross mark. It is approaching towards you, you take it as dot mark. Clear? अब आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ही क्या है? How to know the direction? हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे। सर ये एग्जाम में दिया रहेगा कि डॉट या क्रॉस? कुछ नहीं दिया रहेगा। You have to automatically take A cross B का डायरेक्शन, या तो आउटवर्ड लिखो या फिर इसे डॉट मार्क दे दो, चलेगा? ठीक है, इसे एक्सेप्टेड कन्वेंशन, आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड है। अच्छा, ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जानने में हमको बड़ा तकलीफ हुआ। ये ट्रेन लो, घुमाओ, मुड़ो, फोड़ो। हम दूसरा तरीका बताते हैं। राइट हैंड फिस्ट रूल क्या कहता है? व्हेन राइट हैंड फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, हाँ मुट्ठी, राइट हैंड फिस्ट, ये मुट्ठी, राइट हैंड फिस्ट इज क्लोज्ड with thumb being open if fingers indicate direction of B from A through smaller angle between A and B, then thumb indicates direction of A cross B। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करो, थंब को खुला रखो। यू हैव गॉट 4 फिंगर्स, नहीं, डोंट से आई हैव 5 फिंगर्स, वो ऋतिक रोशन का होता है। आपका 4 है, आपका थंब है। थंब इज नॉट अ फिंगर। When you close your right hand fist with your thumb being open, so if you keep your right hand fist closed with thumb being open, and if your fingers indicate from A to B through the smaller angle between A and B, छोटा एंगल A और B के बीच में ये, तो फिंगर्स A से इंडिकेट कर रहे हैं, then your thumb indicates the direction of A cross B। कैसा हुआ? Outward, B cross है, so your fingers must indicate from B to A। B to A गया तो फिंगर अंदर की तरफ हुआ, तो डायरेक्शन क्या हो गया? क्रॉस मार्क। बहुत आसान है। ये राइट हैंडेड कॉर्कस्क्रू रूल को भूल जाओ, बताने के लिए बता दिए, क्या मालूम कभी कोई क्वेश्चन डाल देंगे तो फंस जाओगे। इसीलिए तो क्या मिला हमें? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जानना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, आपको आंसर बताना है डॉट या क्रॉस। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, डॉट और क्रॉस। लड़कियों को पहला मौका मिलता है बताने के लिए। ये हो गया बी, ये हो गया ए, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, डॉट और क्रॉस। क्या कोई बताएगा? क्या कोई बताएगा? पहला केस में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? दूसरे केस में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। पहला केस में हाथ मोड़ो, बाबा रामदेव जी को याद करो। हाँ, उधर बाबा रामदेव जी, इधर बाबू रामदेव जी, ठीक है ना? घुमाओ A to B थ्रू द स्मॉलर एंगल, तो इनवर्ड हुआ। तो डॉट क्या? क्रॉस, क्रॉस।
है ना। ये हो गया क्रॉस, मतलब इनवर्ड। इधर ए क्रॉस बी, इधर ए क्रॉस बी क्या हुआ, ऐसे ऐसे, तो बाहर जा रहा है, तो इसे इट इज आउटवर्ड। तो थ्रू द स्मॉलर एंगल करना ये बहुत जरूरी है। लेकिन सपोज हम कहेंगे ए ऐसा है और बी ऐसा है, क्या अभी मुझे कोई बताएगा व्हाट इज ए क्रॉस बी डायरेक्शन, क्या होगा। अब देखो ए से बी इधर से घुमाओगे बाहर की तरफ हुआ, इधर से घुमाओगे अंदर की तरफ हुआ, अब डायरेक्शन क्या होगा ए क्रॉस बी का। सर ये तो बड़ा खतरनाक चीज हो गया, दोनों तरफ बराबर एंगल है, इधर से घुमाए तो एक डायरेक्शन मिल रहा है, दूसरी तरफ से घुमाओ तो दूसरा डायरेक्शन मिल रहा है। अरे हम डायरेक्शन किसका निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी का। कोई वेक्टर का डायरेक्शन की जरूरत कब पड़ता है, जब उसका कोई मैग्नीट्यूड है। देखो तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया हियर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी sin 180 होता है 0। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है, डायरेक्शन जान के क्या करोगे, इट्स ए नल वेक्टर, इट इज ए नल वेक्टर, डायरेक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर इट। इज दैट क्लियर। तो हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के बारे में कुछ चीजें पता चला, ठीक है ठीक है। तो जितना चीज समझ में आया उसको थोड़ा लिखते हैं। हमें समझ में आ गया कि अभी हमें जितना समझ में आया सारे को समराइज कर देते हैं। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर और इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी sin theta and it's a vector whose direction is represented by a unit vector a cap. Some people write it a n cap. A n cap means a unit vector perpendicular to plane of A and B. ठीक है, थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, सपोजिंग कोई पार्टिकल कोई एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब वो पार्टिकल यहां पे था और ऐसे जा रहा था, ये था उसका पोजीशन वेक्टर आर। हमें पता करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वीपी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वीपी। जब पी पॉइंट में पार्टिकल था, वेलोसिटी क्या। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे घूम रहा है तो वीपी का डायरेक्शन ऐसा है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि आपको आता है, लेकिन मैं ना यहाँ पर डायग्राम कर दिया बोल के, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि वीपी का डायरेक्शन, वीपी क्या होता है, इट इज ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो हम समझे हैं अभी तक उसके साथ हो रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या। आर क्या है, आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। हाँ, तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, ये ऐसा घूम रहा है, हम बताए थे। All rotational quantities are axial vectors. They act along the axis. Now, a particle is moving like this. The direction of angular velocity will be outward. तो angular velocity कैसा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ये समझ में आना जरूरी है। Angular velocity ऐसा है, रेडियस ऐसा है। आप ओमेगा क्रॉस आर निकालने की कोशिश करो, तो we have to keep our right hand fist closed and thumb open and arrange in such a way that my fingers move from direction of omega to r through the smaller angle between them. इन दोनों के बीच में ये हो गया छोटा एंगल 90 डिग्री, ये ओमेगा का डायरेक्शन है। सोचो ओमेगा क्रॉस आर कैसे होने वाला है, सोचो। अगर हम ऐसे करेंगे, इसके प्लेन को परपेंडिकुलर रखेंगे, डायरेक्शन विल गो लाइक दिस। आई हैव टू होल्ड माय थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ओमेगा एंड आर। नहीं, यहां पर रखने से शायद आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं क्या करता हूं,
थोड़ा समझाने के लिए बेटर होगा, इमेजिन करने के लिए बेटर होगा, थोड़ा सा पोजीशन बदल देता हूँ। P यहाँ पे है, ये है आपका R। अब सोचो ओमेगा कैसा है, ओमेगा ऐसा है। नाउ इमेजिन ओमेगा इज डायरेक्टेड लाइक दिस आउटवर्ड्स, क्योंकि ऐसे से घूम रहा है ना, ऐसे से घूम रहा है आउटवर्ड्स अलोंग द एक्सिस। R ऐसा, ओमेगा क्रॉस R। पहले हमें अपना थंब को रखना है परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ ओमेगा एंड R। कौन सा प्लेन? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, उसको परपेंडिकुलर रखेंगे। फिंगर्स मस्ट इंडिकेट फ्रॉम ओमेगा टू R, लेकिन ये तो R टू ओमेगा जा रहा है, R टू ओमेगा जा रहा है, तो डायरेक्शन इज कमिंग आउट टू बी डाउनवर्ड्स। लेकिन ओमेगा टू R जाएगा, ओमेगा टू R जाएगा तो डायरेक्शन विल बी कैसा होगा? अपवर्ड। यहाँ ऐसे मुड़ के रखना मुश्किल है, सो यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन कि जो VP होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको ओमेगा वेक्टर दिया रहेगा, R वेक्टर दिया रहेगा, पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द angular velocity, what is the linear velocity of the car, so linear velocity of the particle, you have to go for omega cross R। न्यूमेरिकल करेंगे, आपको आइडिया पता चल जाएगा। बस हमें इतना ही सीखना था कि A क्रॉस B इज दिस। अब यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन हमें आ रहा है, हमें क्या क्या फैक्ट्स आ रहे हैं, देखते हैं। चलो फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग हमारा A क्रॉस B, वो सारा चीज को नोट करेंगे एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, फैक्ट्स रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 1, इफ वेक्टर A एंड B आर कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर है, कैसे पता करते हैं? इफ दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, टेल मी। दो वेक्टर दिया गया है, दे आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस यस, डंडे काम करते हैं, है ना। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उनको कोलिनियर कहते हैं। उनका लाइन ऑफ एक्शंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो कोलिनियर है का मतलब हुआ कि AX by BX must be equal to AY by BY, और अगर हम थ्री डायमेंशन में लिखेंगे AZ by AX by BX, AY by BY, AY by BY, और थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो AZ by BZ ऐसे लिखेंगे। If A and B are collinear, then A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B क्या होगा? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा इज 0 और 180, है ना। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? A B साइन 0 और 180 कितना है? 0, इट इज ए नॉन वेक्टर। अब A कैप रहेगा, लेकिन कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 0 है तो क्या कहेंगे? 0 हो गया। A क्रॉस B विल बी ए नॉन वेक्टर। सो ध्यान रखना, for two collinear vectors A cross B is a null vector, ठीक है ना। A cross B is a null vector क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 है। अच्छा, दूसरा, अगर हमें कहा गया कि कोई वेक्टर है I कैप और कोई वेक्टर है J कैप, I want to know the direction of I cross J। I cross J क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर से ना। क्या एंगल है? 90, साइन 90 इंटू A कैप। अब ये पूरा चीज क्या हो गया? साइन 91, ये 1 ये 1, तो हो गया ओनली A कैप। A कैप क्या है यहाँ पर? चलो देखते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। हाउ इज द z एक्सिस? z एक्सिस तो बाहर की तरफ होता है ऐसे, है ना। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल एक्सिस सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, तो ये z एक्सिस हुआ। अच्छा, अब i कैप कैसा है? i कैप ऐसा है, i कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। j कैप कैसा है? j कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब I क्रॉस J
बताओ कैसे होने वाला है? बाहर की तरफ के अंदर की तरफ, आई क्रॉस बाहर की तरफ, और जो होगा, जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। सो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं k कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। A vector of magnitude 1 in the direction of z axis is nothing but k cap. A vector of magnitude 1 in the direction of x axis is I cap. In the direction of y axis is j cap. In the direction of z axis is k cap. है ना? दूसरा होगा, सपोज हम निकालेंगे j क्रॉस k। बड़ा धुआं निकल जाता है अगर आप इमेजिन कर पाओगे तो। अगर इमेजिन कर पाओगे j क्रॉस k ऐसा है ना, तो इमेजिन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट ऑन दिस प्लेन। अभी कैमरा के सामने एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। J क्रॉस K क्या होगा, I क्रॉस K क्या होगा, K क्रॉस I क्या होगा, ये सब चीजें हमें याद रखना है। तो ये सब चीजों को याद रखने के लिए हम एक आसान तरीका लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज को बताने के लिए भूल गया, वो ये है कि अभी भी हम देखें A क्रॉस B का वैल्यू है ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का वैल्यू, बी क्रॉस ए का वैल्यू कितना है? ये भी तो ए बी साइन थीटा है, लेकिन दोनों बराबर वेक्टर है क्या? दोनों बराबर वेक्टर है क्या? नहीं, ए क्रॉस बी जिस डायरेक्शन में हो रहा है, बी क्रॉस ए उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। दे आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, लेकिन इसका आउटवर्ड हुआ तो इसका इनवर्ड हुआ। तो क्या कह सकते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू minus of b cross a, whatever may be the vector, a cross b is always equal to b cross a। अभी हम पुरानी चीज पे जाते हैं, I क्रॉस j क्या था? k कैप। तो क्या बता सकते हो j क्रॉस I क्या होगा? माइनस k कैप। सो सिंपल टू रिमेम्बर। इन जनरल याद रखने की तरीका ऐसा है, आप लिखो I, ठीक है, j एंड k, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है इसे। इफ यू गो क्लॉकवाइज तो रिमेंबर I क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप, j क्रॉस k इज इक्वल टू I कैप, k क्रॉस I इज इक्वल टू j कैप। उल्टा जाओ, j क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस k, I क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस I। समझ में आया? अगर समझ में आया तो अब बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k क्रॉस I कैप? What will be the value of j cross k कैप? k क्रॉस I क्या होगा सोचो तो? k क्रॉस I j कैप, j क्रॉस k j I कैप। और अगर हम कहेंगे कि I क्रॉस k, अब वो उल्टा जा रहे हैं, ये याद रखना आसान हो गया। अब लोग यहाँ सर ऐसे एक एक तो दिया रहेगा तब ना कर लेंगे, अगर बहुत दिया रहेगा तो मतलब पूरा ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। सपोज हमें करना है कि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। पूछा गया a क्रॉस b, मतलब 2i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप। कैसे करेंगे? ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करो। और हम ये देख चुके हैं कि व्हेन दे आर कोलिनियर इट इज 0। इसका मतलब अगर हम वैल्यू कहेंगे i क्रॉस i तो कितना होगा? 0। j क्रॉस j कितना होगा? 0। k क्रॉस k भी 0 होगा। कुछ लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, भाव में रहते हैं। एग्जाम में 8, 10, 12, 15 आता है तो खुश रहते हैं उसमें, ठीक है। कम आउट ऑफ योर सेल्फ इडियट्स। तो 2i कैप को जब हम 3i कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 3 हो गया 6i क्रॉस i। पहला स्टेप में लिखते हैं 2i कैप को 4j कैप के साथ, 2 इंटू 4 इज 8i क्रॉस j। 3k कैप को 3i कैप के साथ, 9k कैप क्रॉस i कैप। 3k कैप को 4j कैप के साथ, 12k क्रॉस j। अब वैल्यू डाला जाए, ये हो गया 0 गया,
ये तो हो गया 0 हो गया, ये हो गया i क्रॉस जे। i क्रॉस जे होता है कि 8k कैप प्लस k क्रॉस i। k क्रॉस i is j, so it is coming out to be 9j कैप। k क्रॉस j होता है माइनस i, तो हम कहेंगे इट इज माइनस 12i कैप। So you can find out cross product of A and B. There is another method called determinant method. क्या आप लोगों को determinant निकालना आता है? Yes, sir. आता है? Yes, sir. तो बढ़िया। Simply what you have to do is, suppose आपको A क्रॉस B पूछा गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I कैप, J कैप, K कैप, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ। अरे गेटिंग, तो क्या करना है, AY BZ माइनस BY AZ I कैप प्लस J इंटू AZ BX नहीं माइनस AX BY प्लस K कैप इंटू AX BY माइनस BX AY। खत्म। डिटरमिनेंट खोलना तो आता है आपको। Just open this determinant and get the value of A cross B। इसे भी आप कर सकते हो। क्या मैं आप लोगों को ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डिटरमिनेंट से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ठीक से समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए B क्रॉस A आप निकालो और आपका आंसर आएगा। अगर ऐसे ही करके निकालोगे तो आएगा माइनस 8k कैप माइनस 9j कैप प्लस 12i कैप, बिकॉज A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। ठीक है, अच्छा, तो 3 पॉइंट्स देखे हम लोग। पॉइंट नंबर 4 में जाते हैं। नोट पॉइंट नंबर 4। अब दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं जानने की तरीका हमारे पास है। दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं जानने की तरीका हमारे पास है। वो कोप्लानर है कि नहीं कैसे पता करेंगे? 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स आर लाइंग इन ए कॉमन प्लेन और नॉट। थिंक इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर, तीनों एक ही प्लेन में है। चलो मानते हैं कि ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हो गया सी। 3 वेक्टर दे आर लाइंग इन ए कॉमन प्लेन, सो दे आर कोप्लानर। तो व्हाट इज ए डॉट बी क्रॉस सी? क्या होगा देखो तो। नाउ बी एंड सी आर 2 वेक्टर्स, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बी और सी का प्लेन को परपेंडिकुलर होगा ना। और ये जो बी क्रॉस सी वेक्टर हुआ देखने में कुछ ऐसा हुआ, बी क्रॉस सी और ए के बीच में क्या एंगल हो गया, क्योंकि ए तो उन्हीं के प्लेन में था और बी क्रॉस सी इन्हीं के प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी इज 90 डिग्री। अगर ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा? 0, क्योंकि फॉर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर आपको 3 वेक्टर दिया गया, पूछा गया चेक करो वो कोप्लानर है कि नहीं है, तो आपको a डॉट b क्रॉस c निकालना है, देखना है क्यों 0 हो रहा है। नॉट ओनली a डॉट b क्रॉस c, आप कह सकते हो b डॉट a क्रॉस c, हाँ ये भी 0 होगा। आप कहोगे नहीं c डॉट a क्रॉस b, हाँ ये भी 0 होगा। मतलब किसी को भी किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से 0 होगा। अगर 3 वेक्टर को दिया गया है, यू कैन वेरी इजीली चेक वेदर दे आर कोप्लानर और नॉट। समझ में आया? अच्छा ठीक है। नंबर 5, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, देन आप क्या कहोगे? सोचो, ए बी सी एक दूसरे के साथ सब परपेंडिकुलर है, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स जो है वाई और जेड के साथ परपेंडिकुलर है, वाई जो है एक्स और जेड के साथ परपेंडिकुलर है, जेड जो है एक्स और वाई के साथ परपेंडिकुलर है। If they are mutually perpendicular, then what is A cross B cross C? सोचो सोचो और बताओ। जिसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो मैथमेटिक्स में कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग नहीं कहते हैं ये सब नाम। वो नाम जो है वो मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? सोचो सोचो। ये है ए और ये बी, ये सी, हाँ, और ए कैसा है? इनके साथ परपेंडिकुलर है। तो बी क्रॉस सी जो होगा, यस यस यस, बी क्रॉस सी जो होगा वो कैसे होगा? बाहर की तरफ होगा, है कि नहीं? अगर बाहर की तरफ हुआ तो आप क्या कहोगे? बाहर की तरफ हुआ तो बी क्रॉस सी बाहर की तरफ हुआ और ए भी बाहर की तरफ है, तो ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल क्या है? ए और बी क्रॉस सी के बीच में, ए तो ऐसे ही बी और सी को परपेंडिकुलर था, एंगल हो गया 0। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 0। सो तीन वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और कहीं दिया है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर उड़ कुछ दे दिया कुछ इनमें, मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड कि a क्रॉस b क्रॉस c मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू वन इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज़ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 कोप्लानर वेक्टर एक्टिंग ऑन ए बॉडी गुड़गड़, तो a डॉट b क्रॉस c मस्ट बी 0। उसमें से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, को अननोन वेक्टर्स दिए रहेंगे, विरुद्ध निकाल रहा होगा, तो ये निकल गया a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास मान लो कि पैरेललोग्राम बना है। पॉइंट नंबर 6, पैरेललोग्राम बना है। ये कोई एक पैरेललोग्राम है, ऐसे बना है। हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। दिया क्या है? दिस साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, दिस साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। सपोज दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? और सिंपल है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज डबल ऑफ दिस ट्रायंगल एरिया। ये ट्रायंगल एरिया का डबल होगा, हाँ सर होगा। ये ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितना है? हाइट मालूम नहीं है, पता करना है। तो हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया ट्रायंगल का, इंटू 2, इट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, है ना? बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये एच क्या है? अगर ये एंगल थीटा है, हियर एच क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए sin theta. So what is coming out to be? It is b a sin theta. तो हम क्या कहेंगे? Can be written as a cross b or b cross a. If the two consecutive sides of a parallelogram is known and the angle enclosed by them is also known, then the area of the parallelogram is given by a cross b. समझ में आया क्या? That's why we call area as a vector quantity. अब a क्रॉस b लेंगे कि b क्रॉस a लेंगे, that is called contour vector. वो थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हम अभी नहीं पढ़ेंगे। कंटूर वेक्टर एक आता है, हम कैसे ओरिएंटेशन ले रहे हैं, a क्रॉस b लेंगे कि b क्रॉस a लेंगे, उससे पता चलेगा। लेकिन एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपली यू फाइंड आउट a क्रॉस b. If a and b represent two consecutive vectors forming a parallelogram, area of the parallelogram is a cross b. कोई भी ट्रायंगल का दो कोइनिशियल वेक्टर्स a and b represent the consecutive sides of a triangle, then the area of the triangle is half a cross b. If a and b represent two co-initial vectors, a and b are two co-initial vectors, मतलब एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। को-इनिशियल, इनिशिएशन एक जगह से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है एक जगह से। रिप्रेजेंटिंग
two sides of a triangle, then area of triangle is half A cross B. समझ में आया? कितना सिंपल है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता था A क्रॉस B, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया हाफ A क्रॉस B, हाफ टाइम्स A क्रॉस B। खाली इतना एरिया क्या होगा, हाफ, यहाँ पर गए 2 कट गया था, 2 नहीं रहेगा, हाफ BH तो हो गया हाफ A क्रॉस B। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 में देखेंगे हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइपेड। वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइपेड मींस आई थिंक दिस इज व्हाट इज ए पैरेललोग्राम। ये ऐसा सपोज हम कहेंगे ये सीधा रहेगा तो हम एरिया इनटू हाइट कर देंगे, टेढ़ा है this is a parallelepiped. Just imagine टेढ़ा वाला। Suppose the 3 vectors representing this are A, B and C. ठीक है, क्या आप लोग को इमेजिनेशन हो रहा है? मैं सीधा ऐसे करता तो शायद आपको आसानी से इमेजिनेशन हो जाता है, ऐसा नहीं, मैं लेकिन ऐसा वाला नहीं किया हूं, मैं थोड़ा सा अलग किया हूं, है ना, तो आपको इमेजिन करने में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत है। ये वाला साइड जो है थोड़ा टेढ़ा है तो ये टेढ़ा हो जाएगा पूरा चीज। अगर इसका वॉल्यूम पूछना है, पूछा है आपको, आप कैसे निकालोगे, एरिया इनटू हाइट, नहीं एरिया कैसे निकालोगे, अगर ये A है ये B है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज A क्रॉस B, A क्रॉस B इनटू हाइट विल गिव यू द क्या, द वॉल्यूम ऑफ दिस। सिमिलरली यहां पर क्या है, ये टेढ़ा है, अब इस केस में वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इफ A, B and C are 3 co-initial vectors, ठीक है, representing the 3 consecutive sides of a parallelogram or parallelepiped, then volume is given by, volume is equal to A dot B क्रॉस C। किसी को भी किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। आप देख रहे हो कि एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट विल बी ए स्केलर, सो वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या था, एरिया क्या था, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज गिवन बाय A क्रॉस B। ये तो एरिया का मैग्नीट्यूड लिखे हैं, तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वॉल्यूम इज कमिंग A डॉट B क्रॉस C। तो ऐसे करके हम सारा चीज कर सकते हैं। तो A क्रॉस B के बारे में बस इतना ही जानकारी लेना है, ज्यादा चीज है नहीं, बाकी आप इसको यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो इस फॉर द न्यूमेरिकल गिवन। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा जानकारी दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, a particle located at 2, 3, 5 experiences a force, experiences
a force F is equal to 2I cap minus 4J cap plus 2K cap Newton. Find torque produced about origin. हाँ, कोई पार्टिकल यहाँ पे था, उसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा था जो दिखने में कुछ इस किस्म का था। मान लो कि फोर्स ये है, ठीक है, फोर्स कोई सा भी है, मान लो ये है फोर्स। 3D में तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, जस्ट दिखा रहे हैं। ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन हो गया तो क्या पता करना है? तो इस फोर्स के चलते पार्टिकल के ऊपर क्या टॉर्क आ रहा है। पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर देखो, इसको कहो r। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? Here r is how much position of the particle 2 3 5 है इसका पोजीशन। पार्टिकल यहाँ पे था तो हो गया 2i के 3j के 5k के। f तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, 2i के माइनस 4j के प्लस 2k के। और टॉर्क क्या होता है? r क्रॉस f। You know how to find out the torque. These are all in meter, तो इसको हम मीटर में लिखते हैं, ये न्यूटन में था। So you know how to find out the torque, है ना? हम टॉर्क निकाल सकते हैं। Otherwise, if you don't know this, a simple question becomes a very difficult question for us. Torque of a force about an axis is given by the cross product of r and f. गलती से f क्रॉस r मत कर देना बेटा। कभी अगर याद नहीं आएगा r क्रॉस a की f क्रॉस r है तो क्या करना है? याद नहीं आ रहा है r क्रॉस a की f क्रॉस r है, कंफ्यूजन हो गया, एग्जाम का टेंशन था, तो ऐसे सोचना। कैसे सोचेंगे? देखो, सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल ऐसा है, मान लो कि फोर्स ऐसा है, r ऐसा है, ठीक है, ये r है, ये f है। मुझे याद नहीं आ रहा है टॉर्क क्या था, r क्रॉस f की f क्रॉस r। अब पहले देखो कि जब ये पार्टिकल के ऊपर ऐसा फोर्स आएगा, ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, है ना? ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे से घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे से घूमेगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, मतलब जो टॉर्क होगा वो आउटवर्ड होगा। करके देखो, अगर हम r क्रॉस f करते हैं, r ऐसा है, r क्रॉस f कैसा हो रहा है? आउटवर्ड हो रहा है। हाँ, तो हमारा सोच सही है, ठीक है ना? अगर आप f क्रॉस r करोगे डायरेक्शन विल बी इनवर्ड, लेकिन आपका टॉर्क तो दिख रहा है आउटवर्ड, तो आप जान लो कि मेरा गलती है, ठीक है? r क्रॉस f की f क्रॉस r है, कभी कभार कंफ्यूज करता है और मैं जानता हूं, तो इसलिए मैं बताया कि कभी कभार याद रखने में, जैसे वहां पर v होता था ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा नहीं होता था, यहाँ पर हुआ, है ना? यहाँ पर क्या हो गया? r क्रॉस f। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स। जैसे हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या था? r क्रॉस mv, r क्रॉस mv, mv or sin theta, it was r cross mv, the momentum of a body about an axis। तो आपको ऐसी चीजों को याद रखना है, ठीक है? तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताया गया उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे।